तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, यानी जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, relative permeability of medium, relation between relative permeability, magnetic susceptibility, इसके बारे में बात हो गई थी हमारी। नेक्स्ट हमारे पास में डायामैग्नेटिक मटेरियल। मैंने आपको मूविंग कोयल, गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन ये सब पढ़ा दिया ना, कि रह गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में डायामैग्नेटिक मटेरियल। पहला पॉइंट, डायामैग्नेटिक मटेरियल में आप देखोगे कि जो इंडिविजुअल एटम है इन मटेरियल का, उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है। तो इंडिविजुअल atom has 0 magnetic dipole moment। तो ऐसा क्यों? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं कि मान लो जैसे कि ये 1s है और ये 2s है, ये मान लो 1p है, ये 1p होता है कि 2p होता है? 2p होता है। 2p ना। हाँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की क्या और इसमें पेयरिंग हो रही है, इसलिए इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? यहाँ पेयरिंग में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। दूसरा, जब भी इस मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो ये मटेरियल जो है ये मैग्नेटाइज तो होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होता है, यानी इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है और स्मॉल भी होती है। मैग्नीट्यूड में क्या होती है? स्मॉल होती है। और नेगेटिव सिर्फ इंडिकेट करेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो व्हेन these materials are placed in external magnetic field, they get magnetized, they get feebly magnetized in opposite direction। of external magnetic field। Their magnetic susceptibility is negative and small। relative permeability is less than 1।
effect of temperature is negligible. When these materials are placed in external magnetic field, they repel magnetic lines of force. तो जैसे मान लो ये स्पेसिमेन है मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल का, तो यहाँ क्या होता है कि जो लाइंस होगी उनको रिपेल कर रहा है, तो यहाँ से लाइन ऐसे ऐसे अपने को नजर आएगी, मतलब एक तरह से नजर तो नहीं आएगी पर लाइंस ऐसे अपने को जब ड्रॉ करेंगे, ये इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है और अंदर का जो मैग्नेटिक क्या होगा, दरअसल कम होता है, क्योंकि एक ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो जा रहा है। तो एक तरह से लाइंस को क्या कर रहा है, रिपेल। तो लाइंस रिपेल करने का मतलब है कि लाइंस कम हो जाना, लाइंस की डेंसिटी कम होने का मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। एक और पॉइंट यहाँ ऐड कर सकते हैं हम लोग, फिनोमेना exhibited by the materials is called diamagnetism. ठीक है। एट्थ पॉइंट, these materials have tendency to move from strong magnetic field to weak magnetic field. देखो कैसे, मान लो जैसे कि कोई मैग्नेट है जिसमें हमने उस मैग्नेट के बीच में मान लो इस तरह के दो मैग्नेट हमने रखा, इधर इसका नॉर्थ पोल लिया हुआ हमने और ये साउथ पोल इसका लिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ दोनों पोल के बीच में। लेकिन बाहर जब हम लोग जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी वीक हो जाएगा। तो अगर ये मान लो स्पेसिमेन है, इसको हमने यहाँ सस्पेंड किया हुआ है, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ये स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कर जाएगा, यानी ऐसे। क्योंकि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस साइड पर, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी है ना, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। हरी बात समझ में? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रॉन्ग से मैग्नेटिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइंस को रिपेल करना है ना, तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, तो रिपेल करेगा। इसको जो फोर्स लगेगा तो क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कर जाएगा। अब यहाँ जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, वो है सुपर कंडक्टर
is the perfect diamagnetic material. Super conductor is the perfect diamagnetic material when it is placed in external magnetic field inside the superconductor becomes zero. This effect is called मेसनर इफेक्ट, यानी जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसी के नाम पर। लिख लीजिए। लिख लिया? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ इसमें एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। मान लो जैसे कि ये एक यूट्यूब यहाँ दिया हुआ है,
तो यहाँ क्या होगा, लिक्विड डिप्रेस कर जाएगा दरअसल, मालूम है आप लोगों की। संडे को कोई क्लास है क्या? नहीं सर। नहीं सर। संडे को एक क्लास रखते हैं जिसमें हम लोग केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना? कब रखें बता दीजिए आप मुझे। सर रात को सर। आपके 12 बजे तक तो एग्जाम है ना इस संडे को? हाँ, बीपीटी है ना इस संडे को ना? हाँ सर। 12 बजे के बाद हम लोग 5 से 8 चलेगा? हाँ सर। तो 5 से 8 है जिसमें हम लोग केटीजन थर्मो और उसके क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन कैलोरीमेट्री के भी करेंगे क्लास में, और थर्मल एक्सपेंशन के भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, और मेरी क्या सोच दिन केटीजी तो ही जाना चाहिए, है ना? तो 5 to 8 संडे। अच्छा, इस बार की दिवाली ऐसा मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? तो दिवाली के टाइम हो सकता है एक दिन ही ना क्लास हो, लेकिन आपकी क्लास रहेगी, ठीक है? तो 14 को नहीं रहेगी मेरे ख्याल से, बाकी टाइम आपकी क्लास रहेगी, है ना? तो फिजिक्स की क्लास भी मैं लूँगा। छुट्टी है ना आपकी स्कूल की तरफ से तो, हाँ सर। हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो छुट्टियाँ कब से कब तक है स्कूल की? सर रायन की सर 12 से 20 तारीख तक है। 12 से 20 है ना? हाँ, बाकी का डीएवी का? डीएवी का कोई नहीं है? मेरी आवाज 11 चली से गई क्या? 22। 11 से 22। अच्छा, ठीक है। चलो फिर तो मॉर्निंग में क्लास ली जा सकती है ना? हाँ सर। सर हो गया लिख के। हो गया ना लिख के? ये भी लिख लो जो बचा हुआ है। प्रूफ समझते हैं कि ऐसा क्यों रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सर एक सेकंड, 6th वाला पॉइंट दिखाएंगे? कौन सा वाला? 6th वाला। 6 वाला? हाँ सर हो गया। आपको स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं, कब एग्जाम है आप लोगों का? नवंबर एंड में प्री बोर्ड्स। नहीं, मैं इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल एग्जाम कब है? स्कूल वालों का तो एग्जाम साल भर ही चलता है, तो उसकी नहीं कह रहा हूँ। फाइनल जो एग्जाम है उसकी क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले? क्योंकि मुझे तो इन्फॉर्मेशन कुछ और मिली हुई है,
वो मैंने बताया भी था शायद आपको। स्कूल वाले क्या कह रहे हैं, उनकी क्या इंफॉर्मेशन है? तो स्कूल वाले ऐसे एज्यूम करके चल रहे कि कुछ शिफ्टिंग होगा, जो टाइम पे होता है वही टाइम पे होगा। तो वो जो बेचारे गांव वाले बच्चे हैं उनका क्या करेंगे हैं? जिनसे गवर्नमेंट वोट मांगती है, उन बच्चों को क्या कुएं में धकेल देंगे क्या? शहर के बच्चे तो चलो ठीक है, इनके पास फैसिलिटीज है, सब कर रहे हैं, फिर गांव वाले बच्चे किस आधार पे कह रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो प्रूफ क्या है इसका देखो। आपने देखा है कि ऊपर जैसे मैंने फिगर भी बनाया तो वो अपोजिट होने का क्या मतलब, स्पिन अपोजिट होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर ऐसे घूम रहा है, मान लो इसमें, तो ये इसका एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे घूम रहा है। तो आप देख रहे हो कि दोनों को क्या लग रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा टुवर्ड द सेंटर। वो क्या कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। ये इसकी स्पीड भी है और इसकी भी स्पीड भी है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। स्पिन का मतलब ये हुआ वहाँ। इसकी वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ घूम रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर मिलेगा अपने को, ऊपर की तरफ मिलेगा m। ये बात समझ में आई सबको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की एक तरह से। उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर होगा, ऊपर होगा। इसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर होगा, नीचे होगा ना। याद आ रहा है ना भाई, ये मैंने चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला था। इवन जायरो मैग्नेटिक रेशियो की भी बात हुई थी हमारी, तो यहाँ नीचे की तरफ होगा, है ना। तो आप यहाँ देखो टोटल जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है यहाँ क्या मिल रहा है आपको। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है मान लो, तो इसकी वजह से अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये m1 है, और इसकी वजह से हम बात करें कि ये m2 है, तो m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, ये टोटल देखोगे ना एक एटम के लिए, तो क्या लिखोगे आपको, एम जे कैप प्लस माइनस एम जे कैप, जो कि क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। लेकिन ये किस केस में, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या मिलेगा, टोटल 0 मिल रहा है, जो कि हमने पहले बात कर ली थी, है ना। नेक्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा, चलो भाई करते हैं। एफ ही तो इधर है ही, और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये वाई एक्सिस है। अभी आप यहाँ देखो, इस इलेक्ट्रॉन जब ये अगर v स्पीड से इधर जाता है, एफ ई इधर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स इसको किधर लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को देखो ध्यान से समझ के पता, क्योंकि v ऊपर की तरफ, v ऊपर की तरफ है, तो v क्रॉस b अंदर की तरफ लग रहा है, v क्रॉस b अंदर की तरफ लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो आप देख रहे हो कि नेट फोर्स इस पे कम हो गया, नेट फोर्स कम हो गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कम हो रहा है, क्योंकि एफ ई माइनस एफ एम लिखोगे। सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने का मतलब v कम हो रहा है, क्योंकि उसी रेडियस के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो
तो v कम होने का मतलब क्या हुआ, इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इसका जो आई है इफेक्टिव आई वो ई बाई टी होता है, टाइम पीरियड बढ़ गया तो आई क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। आई डिक्रीज करने का मतलब क्या हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिक्रीज कर गया इस डायरेक्शन में। कितना हो गया इसका, m माइनस डेल टाइम हो गया मान लो जे कैप में। ये बात समझ में आई सबको मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ। पहले वाले केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि स्पीड कम होने की वजह से टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया। टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया तो ई बाई टी इफेक्टिव करंट होता है, तो टी इंक्रीज करने का मतलब आई डिक्रीज कर गया। आई डिक्रीज करने का मतलब, क्योंकि एम इक्वल टू आई इंटू ए लेते हैं, आर तो वही है, आई डिक्रीज करने का मतलब एम डिक्रीज करना, मतलब इतना डिक्रीज कर गया, इतना रहेगा एम माइनस डेल टाइम। उसी तरह इसका देखो बी ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बी स्पीड से जा रहा है, तो इसको इधर ही एफ ई भी लग रहा है और इधर ही एफ एम भी लगेगा। जैसे देख लो आप, बी ऊपर की तरफ है तो वी क्रॉस बी बाहर की तरफ आ रहा है, माइनस है तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसमें स्पीड क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। स्पीड इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड डिक्रीज करे, टाइम पीरियड डिक्रीज करने का मतलब आई इंक्रीज कर गया। इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये एम प्लस डेल्टा एम जे कैप हो जाएगा। तो एम नेट कितना आ जाएगा इस केस में, देखो आप, तो आ जाएगा एम माइनस डेल्टा एम जे कैप माइनस एम प्लस डेल्टा एम जे कैप, कितना आ गया, -2m डेल्टा एम जे कैप। आप देख रहे हो कि ये मैग्नेटाइज देखो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। लॉजिक समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। इसलिए ये मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, उसका मेन रीजन यहाँ था वो, लिख लो इसको।
देख लिया? एक हाँ सर लिखते हैं। तो ये तो हो गया डायमैग्नेटिक मटेरियल। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास में, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में तो यहाँ इसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ईच एटम हैज परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कैसे? जैसे ये मान लो मैंने लिया, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो कि पेयरिंग नहीं है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में, तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से समझ सकते हो आप, एक का 0 हो गया, तो मान लो अगर इस वाले का 0 हो गया तो एक का रह गया ना mj कैप। क्लियर है ना? तो ईच एटम हैज परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, but in bulk material due to thermal agitation, net magnetic dipole moment is 0। है ना? क्योंकि क्या होगा, मान लो जैसे कि ये मटेरियल है, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इसकी वजह से इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर है, तीसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर है, या इधर है, ऐसा। तो नेट आप देखोगे, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस बल्क मटेरियल में क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तीसरा,
तीसरा पॉइंट है इसमें कि magnetic susceptibility is small and positive. Relative permeability is greater than 1 when these materials are placed in external magnetic field. They get weakly magnetized in the direction of external magnetic field. Okay. Fifth, magnetic susceptibility depends upon the temperature. यानी इस तरह से, जहां C क्या है, कांस्टेंट है. एक मिनट रुको.
ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ सर। तो ये हमारे पास में होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, और ग्रेटर देन हो गया मेटल आर प्लस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन these materials are placed in external magnetic field, ये ऊपर लिखवा देता है, मैंने पॉइंट नहीं लिखा है ना। When these materials are placed in external magnetic field, they attract magnetic lines of force. ओके, मान लो जैसे कि स्पेसिमेन है, तो इसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखते हैं तो ये लाइंस को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करेगा ऐसे। यानी एक तरह से क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इसका जो इंड्यूस हुआ वो इस डायरेक्शन हुआ, तो जो बी है वो बी नॉट से क्या होगा, यहाँ ज्यादा होगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, इसका बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट, these materials have tendency to move from weak magnetic field to strong magnetic field। जैसे मान लो जैसे कि ये स्पेसिमेन है और हमने यहाँ इसको सस्पेंड किया हुआ है, और यहाँ हमने ये दो मैग्नेट हैं यहाँ, इसके बीच में इसको रखा है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, ये क्या करेगा, ये ऐसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये रोटेट कर जाएगा ऐसे। आगे बात सुनना है। उसी तरह जैसे दूसरा केस है कि लिक्विड क्या करेगा, राइज कर जाएगा। लिक्विड क्या करेगा, यहाँ राइज कर जाएगा। जैसे मान लो ये दो मैग्नेट है यहाँ, और यहाँ हमने यू ट्यूब है मान लो, तो लिक्विड यहाँ इस केस में ऐसे राइज कर जाता है अगर ये पैरामैग्नेटिक लिक्विड है तो। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स इसके हो गए। या आपके मेंस में पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, ये सब याद होना चाहिए। मैंने भी याद कर लिया, आप भी याद कर लो, और किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हो गया? अच्छा, ये दिख रहा था कि आप लोगों को नहीं? किसी ने बोला भी नहीं। दिख रहा भाई सबको है? हाँ सर। हाँ सर। सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना थोड़ा। लिख लिया? हाँ नहीं सर। सर। अब आप देखोगे कि नेक्स्ट जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो दोनों में क्या होगा कि दोनों में ही परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है हर एक एटम का। तो फिर डिफरेंस क्या दोनों में? एक को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोला गया, एक को पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोला गया। जब दोनों में ही परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाले इलेक्ट्रॉन है, एटम है, तो फिर डिफरेंस क्या आ गया? डिफरेंस इसमें बेसिकली एक ही है। यह हमने देखा कि इंडिविजुअल एटम हैं और बिखरे हुए हैं। वहां क्या होगा, वहां क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कि लोकल लेवल पर जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसा रीजन बना लेते हैं जिसमें कई सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। यानी उनके जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं डोमेन। तो जब उस मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग रखते हैं
तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। जैसे तो क्या होता है कि वीक तरीके से मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डोमेन एक साथ अलाइन होता है, वो पहले से अलाइन है, और सारे के सारे जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, वहाँ बढ़ जाता है। इसलिए उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है और उसमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ टू लेकर 10⁵ नंबर तक होती है, मतलब इतनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसलिए ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल से अलग होते हैं। ठीक है, चलो क्या करके इसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो पहला पॉइंट, each atom has permanent magnetic dipole moment when these materials are placed in external magnetic field they get strongly magnetized in direction of external magnetic field. When these materials are placed in external magnetic field, they get strongly magnetized in direction of external magnetic field. नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ड्यू टू spin orbit interaction at local level, they form local region regions are called domain. And in each domain, atoms are aligned in the same direction. तो ये किसकी वजह से हो रहा है? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होने की वजह से। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ कि मान लो जैसे कि ये स्पेसिमेन है और ये इन एब्सेंस ऑफ
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देखोगे कि जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसका वो 0 मिलेगा बल्क मटेरियल में, है ना। तो यहाँ ऐसे डोमेन बना लेते हैं। तो ये सब के सब ऐसे अलाइन होते हैं। इस तरह से तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होंगे? 0। ये जो रीजन मैंने बनाए हैं इनको बोलते हैं डोमेन। इसमें सारे एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो जैसे हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये सबके सब क्या होते हैं? एक ही डायरेक्शन में तुरंत क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सडनली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is positive and very large. Relative permeability is very large. Okay. At Curie temperature, ferro magnetic material get converted into paramagnetic material. And in paramagnetic phase, there's magnetic susceptibility varies as C by T minus TC, जहाँ T जो है TC से ज़्यादा है और TC क्या है? क्यूरी टेम्परेचर है, और C क्या है? क्यूरी कांस्टेंट है। जैसे क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन is 1043 Kelvin.
ठीक है, ये लिख लो पहले। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये each atom has लिख लिया? हाँ सर। हो गया? अब इसमें एक और खास बात है इस मटेरियल की, जिसमें हम लोग बीएच कर्व के बारे में बात करेंगे, या हिस्टैरिसीस लूप। और ये इसी के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, क्योंकि इनसे हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाते हैं, इसलिए यहाँ हम लोग हिस्टैरिसीस लूप और बीएच कर्व, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ इसमें स्टडी करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही किया जाता है। ग्राफ बनाते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारे पास में BH कर्व और हिस्टैरिसीस लूप। तो इसमें हम लोग एक तो यहाँ H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी स्पेसिमेन है ना, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड inside the ferromagnetic material। ओके तो क्या करेंगे, मान लो हमारे पास में एक सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये लॉन्ग सोलेनोइड है यहाँ, और इस सोलेनोइड के अंदर हम लोग एक स्पेसिमेन रख रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, यानी एक सैंपल, कहने का मतलब एक सैंपल है। तो यहाँ रख रहे हैं, मान लो उसको। तो हमें मालूम है कि B नॉट इक्वल टू हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट NI। तो यहाँ से H क्या मिलेगा अपने को, B नॉट बाई म्यू नॉट इक्वल टू NI, यानी जैसे जैसे करंट चेंज करेंगे वैसे वैसे H चेंज होगा यहाँ। ओके तो यहाँ कर्व कैसा मिलेगा देखो, तो ये H है और ये B है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 एक तरह से। ओके हमने करंट बढ़ाना शुरू किया। जब करंट इंक्रीज किया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है ना। तो हम लोग यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हम लोग इंक्रीज करा रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, ऐसा नहीं कि लीनियर इंक्रीज करेगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, दरअसल वो ऐसे इंक्रीज करता है। और उसके बाद आप कितना भी बढ़ाओ कांस्टेंट हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो ही जाएगा। क्यों, क्योंकि सबके सब एक के डायरेक्शन में अलाइन हो गए ना। तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्या हो गया, जी कांस्टेंट हो गया। तो ये सैचुरेशन आ जाएगा इसमें। ठीक, अब मान लो हमने आई को कम करते गए 0 कर दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर 0 नहीं होता है। यानी इस केस में मैं ग्राफ बना देता हूँ पहले, फिर उसका एनालिसिस करता हूँ। उसमें दरअसल ग्राफ कैसा मिलेगा, क्योंकि जैसे आई को कम करते जाओगे तो एच कम होगा, ये दरअसल कर्व ऐसा मिलेगा। तो ये क्या होगा, दरअसल इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जब यहाँ आई को हमने 0 किया तो H 0 हो गया, तो उस समय इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रह गया, BR। इसको बोलते हैं रेटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। जीरो नहीं हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मान लो हमने करंट इस तरह से करंट के पोलरिटी चेंज करी उसमें कि अब उस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज करने लगा, क्योंकि आई को बढ़ाते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जब HC हम लोग लगाएंगे तो उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। ये जो HC है इसको बोलते हैं कोर्सिविटी, कोर्सिविटी। यानी ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है जिस पर स्पेसिमेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0। अब अपोजिट डायरेक्शन में हमने करंट कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हैं,
तो एच सी के मतलब एच क्या करेगा उस डायरेक्शन में, मतलब एच तो कंटिन्यूसली बढ़ेगा, डायरेक्शन बस अपोजिट है, लेकिन वहाँ भी एक टाइम के बाद वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सब के सब उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, सारे के सारे एटम्स। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से वहां से रिपीट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा। तो ये जो लूप बना है, इसी लूप को हम बोलते हैं बीएच कर्व या हिस्टेरिसिस लूप। तो ये लूप डिसाइड करेगा कि कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है और कौन सा मटेरियल हार्ड है, कौन परमानेंट मैग्नेट बनाने के लायक है और कौन मैग्नेट्स बनाने के लायक है। ठीक है, तो पहले लिख लो फिर आगे बात करता हूँ। हाँ मेरी सर। आवाज आ हाँ रही है हाँ सर। सर। और बात समझ में भी आ रही है? सर हाँ सर। नहीं आ रही है? आ रही ना? सर एक बार वापस से समझाएंगे कैसे? क्या चीज? हाँ सर, वो स्पाइरल के अंदर से वो वाला पार्ट बस। स्पाइरल है, पहली बात तो आपको ये समझ में रहा है, स्पाइरल आपके दिमाग में चल रहा है भैया, सोलेनोइड बोला है ना, तब हाँ दिमाग में सर। सोलेनोइड आना चाहिए। स्पाइरल क्या हो गया? ठीक है, पहले तो बना लो कि मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया हुआ है, तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, किससे बढ़ा रहे हैं, आई से बढ़ा रहे हैं। जब आई से बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि सोलेनोइड की वजह से हो गया, उसमें हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो उसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद में, तो धीरे धीरे मैग्नेटाइज हो रहा है। हम आई कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं, तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है भाई मान लो, तो उस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं, तो बी क्या करेगा, बढ़ेगा, यानी बी नॉट बढ़ेगा, मतलब एच बढ़ेगा, है ना, एच बढ़ता जा रहा है। तो उसके अंदर जो मटेरियल हमने लिया, जो सैंपल हमने लिया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, लेकिन लीनियरली तौर पर नहीं बढ़ रहा है वो, ये ग्राफ में देखा है इन्होंने, है ना। तो ये यानी ये वाला जो पॉइंट है O to A, ये बढ़ता गया, है ना। तो उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया वहां जाने के बाद। अब उसके बाद कितना भी आई इंक्रीज करो, क्योंकि सारे के सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो फिर उसके अंदर का बी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, आई को कम किया, तो आई को कम करने का मतलब एच को कम करना हुआ ना, इधर के डायरेक्शन में गए हम लोग लेफ्ट साइड में, हाँ सर। तो आई को डिक्रीज करने का मतलब हाँ सर, समझा। है ना, आई को कम करने का मतलब एच को कम करना है, एच को कम करने का मतलब आई को डिक्रीज किया, मतलब आई को डिक्रीज करने वाला एच डिक्रीज किया, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे जाके क्या हुआ, जीरो हो गया यहाँ। लेकिन हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर स्पेसिमेन के अंदर जीरो नहीं हुआ, बी आर बना रह गया, उसको हम बोलते हैं रेटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कुछ बच गया। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, कुछ बच जाना, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या और रह गया कुछ, वो बी आर है। उसके बाद उसी डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया, तो एक टाइम के बाद उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, देखो जीरो हो गया, लेकिन किस पे जाके हुआ, एच से, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की वो वैल्यू जिस पर स्पेसिमेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, उसको बोलते हैं कोर्सिविटी। उसके बाद उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो एक टाइम के बाद फिर से उसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आप कितना भी इंक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर से हमने करंट डिक्रीज किया, वापस इधर आए, धीरे धीरे आए, तो फिर से अपने को बी आर यहाँ मिला। उसके बाद लेकिन यहाँ भी जीरो नहीं हुआ, और डिक्रीज, अब उसके बाद पोलरिटी चेंज कर ली इस पॉइंट पर आने के बाद, क्योंकि आई को तो यहाँ जीरो कर ही दिया हमने। अब पोलरिटी चेंज करके अब राइट साइड में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे वापस से क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी फिर से एच सी मिल गया अपने को यहाँ, और फिर से इसको इंक्रीज कराते गए इसी डायरेक्शन में, तो देखा गया कि फिर से यहाँ कांस्टेंट हो गया, क्या अंदर की तरफ स्पेसिमेन के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड फिर से कांस्टेंट हो गया। समझ में आया? तो ऐसा एक लूप बनेगा, हाँ सर। है ना।
अब ये सब याद होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं मैं। लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें ये है, the process of taking a ferromagnetic material through a cycle of magnetization involves expenditure of energy which is not recovered. Which is not recovered. This loss of energy, this loss of energy is referred as hysteresis loss and appears in the form of heat in the specimen. Okay. The area of BH curve is a measure of energy dissipated per cycle per unit volume of the specimen and depends upon the nature of the material. ठीक है? लिख लो इसको।
एक मिनट, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया क्या? सर 1 मिनट। हाँ सर, लिख लिया। भाई सबने लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, ऑन द बेसिस ऑफ retentivity, coercivity, and hysteresis laws, ferromagnetic materials are divided into two types. पहला है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा टेबल ही बनाता हूँ मैं। दूसरा है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो पहला पॉइंट इसमें क्या, पहला पॉइंट है, क्योंकि हम किसके आधार पे कर रहे हैं, किसके बेस पे कर रहे हैं, रेटेंटिविटी, कोर्सिविटी और हिस्टेरेसिस लॉस। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा, दीज हैव लो रेटेंटिविटी, दीज हैव लो retentivity, low coercivity, and small hysteresis loss. Okay.
and for temporary magnetism and are suitable for temporary magnetism. ओके, तो इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इनके एग्जांपल है कि एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दूसरा हो गया कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, तीसरा हो गया मोटर्स, एंड जनरेटर्स। ये पूछे जाते हैं मेंस में क्वेश्चन। और दूसरा जो पॉइंट इसमें होगा, इसका जब लूप बनाएंगे हम लोग, मतलब ये BH कर्व बनाएंगे, तो इसका दरअसल BH कर्व ऐसा होता है। ये B है, ये H है, ये BR है, ये HC है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जैसे अब इसकी बात करेंगे, जब हम लोग इसकी बात करें तो दीज हैव हाई retentivity, high coercivity, and large hysteresis loss. And are suitable for परमानेंट मैग्नेटिज्म। इसमें जैसे एग्जांपल है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक मीटर्स में इसको यूज किया जाता है, लाउड स्पीकर्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी मतलब परमानेंट मैग्नेट्स की जरूरत होती है, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक मीटर्स हो गए, लाउड स्पीकर्स होते हैं जिनमें परमानेंट मैग्नेट्स चाहिए होता है। तो ये एग्जांपल हो गया। और इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी इसका जो BH कर्व मिलेगा अपने को, तो ये कर्व दरअसल ऐसा होगा। यानी इसका एरिया अपने को क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा इसके जो सॉफ्ट मटेरियल उसके कंपैरिजन में। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट, यानी सारा कंप्लीट हो गया है। कहाँ से लिखना था, यहीं से ना कि ऊपर से? ऐसे तो ये कंप्लीट है भाई, इसमें सब हो गया, आपका बोर्ड आ गया, मेंस आ गया, सब करवा दिया मैंने। वो आपके ऊपर है, आप कितना याद रख सकते हो, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है सब पढ़ा दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा EMI।
हो गया? नहीं सर। हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर। अब क्या है कि मैंने क्वेश्चन करवाया था कि आपको कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और एक वायर यहाँ है जो कि अलोंग द z एक्सिस है, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है। यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी ये a है और यहाँ एक पॉइंट P है और एक पॉइंट यहाँ Q है। ये जो डिस्टेंस यहाँ से ये a/√3 है और इसकी ये जो डिस्टेंस है ये a√3 है। ये करवाया था P2Q? हाँ सर। हाँ सर। करवा देने क्वेश्चन? अरे वाह, गुड, चलो बढ़िया यार, ये तो हो गया। तो
तो ये आपका टॉपिक हो गया इसका मतलब फिर तो। अब क्वेश्चंस करने हैं आपको, एक्सरसाइज 1 2 3 कर लो, है ना। मेंस वाले एक्सरसाइज 1 करेंगे, 3 करेंगे, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 भी कर लें तो अच्छा ही है। तो ये तो आपका हो गया। अभी तो पहले एक्सरसाइज 1 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, है ना। और संडे को हम लोग क्लास कितने बजे रखेंगे? 5 to 8 संडे को। अभी तो क्लास है ना हमारी, कल भी है ना क्लास तो, हाँ हाँ सर। सर। जी सर। और परसों भी है, हाँ सर। हाँ सर। और सैटरडे को भी है। हाँ सर। जी और सर। परसों सैटरडे है ना, हाँ ठीक है। सर। तो संडे को भी है इस बार, जिसमें हम लोग वो पढ़ेंगे कैटेकिज्म थर्ड। केटीजी। और इसमें नया चैप्टर कितनी बजे बताओ? 2 बजे? सर 2 बजे। सर 2 2 बजे से 5 रख, 2 बजे टेस्ट थोड़ी है, 12 बजे तक है ना टेस्ट तो आपका। हेलो, 12 बजे तक है ना? अरे कुछ बोलेंगे यार। टेस्ट कितने बजे तक है? 12 बजे तक सर। हाँ तो 2 से 5 रख लेंगे, फिर चलेगा। सर तो क्या? अरे हाँ चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ पहले। चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर। 11th का और टॉपिक कर लेते हैं यार, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। 12th का तो हो ही जाएगा, धीरे धीरे करवा ही रहे हैं, है ना। फिर क्योंकि एक बार 11th का हो जाएगा, थोड़ा प्रेशर भी कम हो जाएगा हम लोगों के ऊपर, और आपके लोग ऊपर भी, ताकि फिर हम लोग सिर्फ फिर बाद में क्या होगा, जो रह जाएंगे टॉपिक उनके, जो भी एक्सरसाइज 2 रह जाएगी वो डिस्कस करेंगे, और डीपीपी डिस्कस करेंगे। रिवीजन में पूरा ये चलेगा फिर हमारा। 11th के टॉपिक हो जाएंगे तो फिर एक ही रिवीजन में अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट अगर कोई अटका हुआ भी होगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा वहाँ, है ना। चलो आज इतना ही करेंगे, और ये रिवाइज कर लेना भाई, ये आपके बोर्ड के लिए सबके लिए करवा दिया है ना। तो कोई सर दिक्कत टेस्ट नहीं है। 2 बजे तक है। सर 2 बजे तक है टेस्ट। 2 बजे तक है, कब से कब तक लेकर? सर 10 10 बजे से से। 11 बजे एक है, फिर 11:30 से 12:30 तक एक है, फिर 1 से 2। तो टेस्ट है तो फिर कितने बजे रखे बताओ आप? 4 बजे रख लेते हैं, 4 से 7 चलेगा सर। चलेगा? सर 3 से 6 कर 4 से 7 सकते सर चलेगा ना? 3 से 6। हाँ सर, 3 से 6। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर लो 3 से 6। मुझे लगा कि आप लोग थोड़ा आराम फरमाएंगे। नहीं सर, 4 बजे। बोला अच्छा, जब तक हो नहीं जाएगा तब तक सोना नहीं है, ठीक है। 3 से 6 रखते हैं फिर, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। 3 से 6 चलो, अच्छा है, रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए फिर, ओके बाय।